नमस्कार। आज अपने मन की बात के एपिसोड में चर्चा करेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जी हाँ, बाबा साहब की। जैसा कि मैं कहता रहा हूँ कि वैसे तो मन की बात हमारे प्रधानमंत्री जी करते हैं और उनके नाम से ये पेटेंट है, लेकिन हम सबको भी हक है, आपको भी हक है, मुझे भी हक है कि हम अपने मन की बात करें। और इस कार्यक्रम के तहत इससे पहले महात्मा गांधी, सरदार पटेल, विवेकानंद जी, सुभाष चंद्र बोस पर मैं चर्चा कर चुका हूं, लेकिन कहीं ना कहीं एक अपूर्णता थी। एक ऐसा व्यक्ति जो मेरी नज़रों में आधुनिक भारत का निर्माता है, उन पर मैं अभी चर्चा नहीं कर पाया था। तो आज से बेहतर दिन और क्या हो सकता है जब पूरा देश बाबा साहब की 132वीं बर्थ एनिवर्सरी मना रहा है। तो मुझे लगा कि आज इस जो गैप है, जो समय लग गया, अब इसे और नहीं बढ़ाते हैं और आज मन की बात करते हैं, जी हाँ, भारत के संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर जी पर। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की आज इस चर्चा को हम 3 से 4 एपिसोड में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले बहुत ऑब्वियस है कि हम उनकी जीवनी के बारे में थोड़ा जानें। जैसा कि हम सबको पता है, बाबा साहब महार जाति में जन्मे थे और जिसे एक अस्पृश्य या अछूत जाति कहा जाता था, और इसी अस्पृश्यता के दंश के साथ उनके जीवन का, उनका बाल्यकाल आरंभ हुआ। महू, जो इंदौर में महू को मिलिट्री हेडक्वार्टर ऑफ वार कहा जाता है, चूंकि पिताजी सूबेदार मेजर के पद पर थे, तो इनका बर्थ महू में हुआ। लेकिन उसके बाद कुछ ही समय बाद जब पिताजी रिटायर हो गए, तो इनकी जो पृष्ठभूमि अपब्रिंगिंग है वो महाराष्ट्र से जुड़ जाती है, सतारा और रत्नागिरी से। अब एजुकेशन के शुरुआत से ही, जब पढ़ाई की शुरुआत होती है, शुरुआत में चूंकि एक ऐसी जाति से थे जिसे सो कॉल्ड सवर्ण, इन्हें इनकी परछाई या इनका कोई चीज छू लेने को भी अपवित्र मानते थे। इस तरीके से बाल्यकाल के आरंभ से ही इन्हें कई चीजों से जूझना पड़ा। बड़ा अजीब लगेगा आपको कि इन्हें पढ़ने का मौका मिला और जब स्कूल में गए तो इन्हें स्कूल के अंदर बच्चों के साथ बेंच पर बैठने को नहीं मिला। ये हमारे समाज की एक शर्मनाक बात है। एक दौर हमने ये भी देखा है। और इन्हें क्लास के बाहर बैठने को कहा गया, लेकिन पढ़ने में रुचि हो तो क्या नहीं हो सकता। अंबेडकर साहब वो बाहर बैठकर पढ़ाई करते रहे। और एक और भी अजीब बात होती थी कि क्लास के दौरान अगर इनको प्यास भी लगी तो ये खुद जो वहां पानी का नल है उसे छू नहीं सकते। सोचिए किस लेवल पर छुआछूत, किस लेवल पर अस्पृश्यता थी, अनटचेबिलिटी थी। और जब पियोन आता था तो ही ऊपर से इन्हें पानी पिला सकता था। इस बात को अंबेडकर साहब ने खुद एक समराइज करते हुए लिखा है, नो पियोन नो वाटर। मतलब अगर कभी पियोन ना आए, एब्सेंट हो जाए, तो पूरे क्लास के दौरान ये पानी भी नहीं पी सकते थे। ऐसा इतिहास, ऐसा समाज रहा और इस तरीके से ये व्यक्ति आगे बढ़ा। लेकिन कहा जाता है ना कि जितना ही सोना तपता है उतना ही निखरता है। तो इस डॉक्टर अंबेडकर की जब शुरुआत इस तरीके से होती है तो किसी ने मुझसे पूछा कि सर, डॉक्टर अंबेडकर के बारे में आप क्या कहेंगे। तो चूंकि मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी को सुनता रहा, उनके भाषण की अदायगी, उनकी शैली, तो उन्होंने सावरकर के बारे में, वीर सावरकर के बारे में बहुत बढ़िया एक्सप्लेन किया था कि सावरकर मतलब क्या। मैं उसी से प्रेरित होकर, मोटिवेट होकर डॉक्टर अंबेडकर साहब के बारे में कहना चाहता हूं कि अंबेडकर माने संकल्प, अंबेडकर माने साहस, अंबेडकर माने संयम,
अंबेडकर माने समर्पण, अंबेडकर माने समानुभूति, अंबेडकर माने संविधान। तो अंबेडकर के मल्टीफेसेड रूप हैं, किसी एक चीज में बांधा नहीं जा सकता। और आज जिस हम भारत में बैठकर सारी बातें करते हैं, जो आधुनिक भारत है, 21वीं सदी का भारत है, उसे बनाने में जो योगदान रहा है डॉक्टर अंबेडकर साहब का, वो अतुलनीय है। इसी तरह जो हिंदू धर्म का पार्ट होने के नाते जो दलित विमर्श है और अस्पृश्यता को इस तरीके से देखा, तो अंदर से हमेशा ही बाबा साहब को यह कचोटता रहा। लेकिन कहानी केवल यही नहीं है कि अस्पृश्य होने का दंश केवल हिंदू समाज ने उन्हें, आप कहिए कि बहुत परेशान किया, बल्कि वो अपनी कहानियों में, उनकी एक बड़ी फेमस किताब है वेटिंग फॉर वीसा, और आपको आश्चर्य होगा ये आज भी कोलंबिया में पढ़ाई जाती है, जहां से उन्होंने अपनी पढ़ाई की थी। और वेटिंग ऑफ वीजा में वो और उल्लेख करते हैं कि अस्पृश्य होने के नाते हिंदू समाज ने तो उन्हें दूर किया ही, पारसी समाज, एक लाज का वो उल्लेख करते हैं कि उन्होंने अपनी पहचान छुपाकर पारसी लाज में कुछ दिनों निवास किया, और जब उनकी आइडेंटिटी ओपन हुई तो भीड़ ने उन्हें मारने के लिए दौड़ा लिया। इसी तरह जो इस्लाम समानता की बात करता है, वहां पर भी उन्होंने बताया कि एक बार वो देवगिरी का किला घूमने गए और उन्हें प्यास लगी, और जब वो पानी पीने गए तो वहां भी मुस्लिम भीड़ ने उन्हें घेर लिया और पानी पीने से मना कर दिया कि आप अस्पृश्य हैं। तो अजीब लगेगा आपको, क्योंकि ज़्यादातर हिंदू समाज का हिस्सा होने के नाते हम यही बात सुनते हैं कि इस समाज में कमी है। लेकिन जब आप खुद अंबेडकर साहब को पढ़ेंगे, वेटिंग फॉर वीसा पढ़ेंगे, तो उसमें इन्होंने सबके लिए कहा कि कहीं ना कहीं ये समस्या मैंने देखी, और एक अस्पृश्य होने के नाते जो मैंने बर्दाश्त किया, जो मैंने अपनी बाल्यकाल को देखा, वो अवर्णनीय है। इसके बाद लेकिन कहते हैं ना कि जो ठान लेता है वो कहीं ना कहीं इतिहास रचता है। और उनकी खुद की बात, अंबेडकर साहब हमेशा कहते थे कि पानी से नहाने वाला लिबास बदलता है, लेकिन पसीने से नहाने वाला इतिहास बदलता है। और खुद अंबेडकर साहब पर यह बात लागू होती है। पढ़ाई को लेकर एक जुनून था, शुरू से ही पढ़ने के प्रति उनका आकर्षण गजब का था, अतुलनीय था। अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाने के लिए ये बंबई गए, एल्फिंस्टन कॉलेज से ग्रेजुएशन किया। लेकिन अब क्या, क्योंकि जो सामाजिक बाध्यता थी वो कई बार ऐसा कंपेल करती थी कि उन्हें बहुत पढ़ने का मौका शायद ना मिले। ऐसे में सयाजी गायकवाड़ के द्वारा एक स्कॉलरशिप का ऑफर होता है और अंबेडकर साहब उसे अवेल करते हैं और अमेरिका जाते हैं और कोलंबिया यूनिवर्सिटी में दाखिला लेते हैं। कोलंबिया यूनिवर्सिटी के पढ़ने के दौरान बहुत सारे, केवल पाठ्यक्रम ही नहीं, बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जब धीरे धीरे भीमराव रामजी अंबेडकर का एक नया एवोल्यूशन होता है। और अपनी पढ़ाई को लेकर वो हमेशा बड़े ही जागरूक रहते हैं। और इसीलिए शायद आपको पता होगा, आज मैं देखता हूं कि भारत में कई बार डॉक्टर अंबेडकर पे कुछ लोग आक्षेप भी लगाते हैं, लेकिन याद रखिए ये वो व्यक्ति है जिसके पास उस समय 32 डिग्रियां थीं। उन्होंने 4 पीएचडी हासिल की, और वो पीएचडी, 2 पीएचडी, एक तो कोलंबिया यूनिवर्सिटी अमेरिका से थी और दूसरा लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से थी। आप सोचिए उस दौर में जब कई तरह की बाध्यताएं हैं और तब भी इस लेवल की डिग्री हासिल की। और यही नहीं, इनकी 2 किताबों का नाम लेना भी जरूरी है। एक तो पहली किताब जो उन्होंने लिखी, द प्रॉब्लम ऑफ इंडियन रुपीज, जो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ते वक्त लिखी, और दूसरा द एवोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंस इन ब्रिटिश रूल। ये 2 किताबों के आधार पर आप इनके ज्ञान, आप इनकी सोच
को परख सकते हैं। और पढ़ाई के प्रति अनुराग इनका इतना था कि घटना का उल्लेख करते हैं, जब ये कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे, कि ये लाइब्रेरी में अपना अधिकांश समय व्यतीत करते थे। और हालात ये था कि जो चौकीदार है या जो पियोन है जो लाइब्रेरी का गेट खोलता है, उससे पहले ये वहां पहुंच जाते थे और लाइब्रेरी के अंतिम व्यक्ति होते थे जब ये निकलते थे। तो एक बार लाइब्रेरियन ने पूछा कि भाई इतना समय यहां क्यों बिताते हो, आपकी जो उम्र है, आपको हंसना चाहिए, आपको खेलना चाहिए, कुछ इंटरटेनमेंट भी करना चाहिए। तो डॉक्टर अंबेडकर साहब ने बड़ी ही शिद्दत से जवाब दिया कि अगर मैं भी इंटरटेनमेंट पे लगूंगा तो मेरे समाज का ख्याल कौन रखेगा। ये बात स्पष्ट कर देती है कि उनके मन में क्या चल रहा है। उनका भविष्य का जो रोड मैप है वो बड़ा क्लियर था। और यह भी याद रखना है कि शुरुआती दौर में भीमराव रामजी सकपाल हुआ करते थे, लेकिन चूंकि इनका गांव अंबावेडकर था तो इसीलिए कई लोग कहते हैं कि भीमराव रामजी अंबेडकर हो गए। लेकिन एक बात और है, इनके एक गुरु थे जो इन्हें बहुत मानते थे, जिनका नाम था महादेव अंबेडकर। तो वो अंबावेडकर और सकपाल ना होते हुए ये भीमराव रामजी अंबेडकर बन गए। तो जो अपनी एजुकेशन, जो अपनी डिग्रियां इन्होंने हासिल की, और तब इस पढ़ाई के बाद जब इन्होंने भारत विमर्श या अपने सामाजिक चेतना के बारे में लिखना शुरू किया, अपना उद्बोधन, अपना विचार देना शुरू किया, तो ऑब्वियस सी बात है और बहुत स्वाभाविक है कि हम केवल इसलिए किसी भी बात को सतही आधार पर न देखें, बल्कि उस ठहराव को देखें, उस ज्ञान को देखें, उसके पीछे के जो बहुत सारी पीड़ाएं हैं, जो बहुत सारी संवेदनाएं हैं, उसको लेकर हमें डॉक्टर अंबेडकर साहब के विमर्श को समझना होगा। क्योंकि राह चलते किसी पर टिप्पणी करना बड़ा आसान है, लेकिन अगर हम उस समय देखें तो कहीं भी कोई पैरेलल डॉक्टर अंबेडकर की पढ़ाई और उनकी शिक्षा के नहीं ठहरता, चाहे वो खुद पंडित नेहरू ही क्यों ना रहे हों। एक और शानदार बात डॉक्टर अंबेडकर के बारे में, जिसे सुनकर आपको गर्व होगा, 2004 में 2004 कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने अपने टॉप 100 स्कॉलर्स की लिस्ट जारी की और बड़ा सुखद अनुभूति है कि पहला नंबर उसमें डॉक्टर अंबेडकर को मिला। तो ये है डॉक्टर अंबेडकर, जिन्होंने इतनी विपरीत परिस्थितियों में न केवल पढ़ाई जारी रखी, केवल ये नहीं कि स्कॉलरशिप से एडमिशन मिल गया, बल्कि जाकर अपने समाज का और भारत का सीना चौड़ा किया। जब पढ़ाई के बाद ये वापस आते हैं, बड़ौदा रियासत में इन्हें नौकरी मिलती है। लेकिन नौकरी तो मिलती है, लेकिन वो कहते हैं ना कि जब किसी को कुछ बड़ा कार्य करना होता है तो नेचर कंस्पायर करती है कि वो उस जगह को छोड़कर दूसरी जगह जाए और जो जिस लिए बने हैं उस काम को करें। ऐसा ही कुछ डॉक्टर अंबेडकर साहब के साथ हुआ। बहुत सारी स्थितियों में बड़ौदा में भी एक अच्छे पद पर रहने के बावजूद भी इन्हें अस्पृश्यता का सामना करना पड़ता था। ये मायूस होकर फिर से बंबई चले गए और वहां इन्होंने एक कॉलेज में पढ़ाने का कार्य शुरू किया। और यहां से जब हम डॉक्टर अंबेडकर साहब की बात देखते हैं, इनके विमर्श को देखते हैं, तो इनकी बातों को हम कई 3-4 भागों में बांट सकते हैं। क्योंकि जब हम डॉक्टर अंबेडकर साहब की बात करेंगे तो एक संक्षिप्त चर्चा में उनके सारे डायमेंशंस को कवर नहीं कर सकते, क्योंकि एक बहुत बड़ा व्यक्तित्व है, इसे 30-40 मिनट की बातों में समेटा नहीं जा सकता। क्योंकि हम जितना ज़्यादा डॉक्टर अंबेडकर साहब को समझने का, उनके ज्ञान को जानने का प्रयास करेंगे, उनकी शिक्षा, उनकी पर्सनालिटी से जुड़े पहलुओं को जानने की बात करेंगे, तो उतना ही उसमें खोते चले जाएंगे। अगर इस पढ़ाई और उसके बाद
आखिर भारत को क्या मिला, आखिर डॉक्टर अंबेडकर साहब से हमें क्या सीखना है। अगर हम इसकी बात करें तो सबसे पहले डॉक्टर अंबेडकर साहब से जो आज की पीढ़ी तक को सीखना है वो है शिक्षा का महत्व। एजुकेशन को लेकर, शिक्षा को लेकर डॉक्टर अंबेडकर साहब बहुत ज्यादा कंपैशन थे और वो चाहते थे खासकर जो लोग वंचना के शिकार हैं, जो लोग डिप्राइव्ड हैं, उन्हें जरूर एजुकेशन मिले, उन्हें जरूर शिक्षा मिले, क्योंकि उनका साफ मानना था कि उनकी स्थिति में जो बदलाव लाएगा वो केवल एक चीज ला सकता है, वो है शिक्षा, वो है एजुकेशन। और वो बार बार कहते थे कि पैर में आपके जूते हो ना हो लेकिन हाथ में किताब होनी चाहिए। ये बात कहते वक्त हाथ में किताब होनी चाहिए जब वो कहते हैं तो बड़ा स्पष्ट कहते हैं कि पढ़ाई से हम पूरा बदलाव ला सकते हैं, ना केवल अपने जीवन में, अपनी सोच में, बल्कि एक राष्ट्र निर्माण में जो हमारा कार्य होगा, जो हमारा योगदान होगा, वो बड़ा विशिष्ट होगा। आपने वो बड़ा फेमस कोटेशन सुना होगा जब डॉक्टर अंबेडकर साहब कहते हैं कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा। और ये सच है, क्योंकि एजुकेशन, अगर आप शिक्षित हैं, आप जागरूक हैं, आपको अपने अधिकारों का पता है, आपको कानून का ज्ञान है, आपको अपने हितों का ज्ञान है, तो आप आवाज उठाएंगे। और आवाज उठाएंगे तो एक लोकतांत्रिक ढांचे में आपको सम्मान मिलेगा। और इसका मतलब यह है कि आप किस परिस्थिति में पैदा हुए, आप चाहे जितनी भी वंचित स्थिति में हो, लेकिन एजुकेशन और शिक्षा से आप पूरा अपने आसपास, अपने वातावरण का, अपने परिवार का, समाज का आप रूपांतरण कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। यह बात डॉक्टर अंबेडकर साहब की बहुत ही स्वाभाविक है। क्योंकि देखिए, दो ही चीज बड़ी स्पष्ट है। हम सो कॉल्ड दलित, क्योंकि मैं ऐसी कोई बात को नहीं मानता, लेकिन हम अगर किसी जगह पैदा हुए हैं, हम अगर किसी वंचना के शिकार हैं और इसको लेकर हम केवल सहानुभूति लेते रहें या इसे अपना ढाल बना लें कि मुझे मौका नहीं मिला, तो रोने वालों को, केवल क्राई करने वालों को विश्व, समाज नहीं पूछता। अरे मौका है, लड़िए, बदलिए। और डॉक्टर अंबेडकर साहब ने यही कर दिखाया। अपनी बातों में मैंने हमेशा जो महसूस किया और देखा, और मैं कहता हूं, आप गरीब पैदा हुए, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, लेकिन आप गरीबी में मरे, ये केवल आपकी गलती है, क्योंकि आपने बदलाव का प्रयास नहीं किया और नहीं बदल पाए। तो हो सकता है कुछ किस्मत हो, कुछ नियति हो, लेकिन आपको अपने कर्म बल पर विश्वास रख के बढ़ना चाहिए था। एंड कीप ट्राइंग एंड हार्ड वर्क विद मोर हार्ड वर्क, ये करना चाहिए। और डॉक्टर अंबेडकर की शिक्षा से बढ़कर इसे कोई और नहीं बता सकता। हमारी बहुत ही हमारे पुरानी परंपराओं में साफ कहा गया है कि सबसे बढ़िया जो धन है, पूंजी है, वो विद्या है, वो शिक्षा है, क्योंकि एकमात्र धन है जो बांटने से कम नहीं होता बल्कि बढ़ता है। इसके साथ साथ यह भी सुना होगा आप लोगों ने कि विद्या को ना तो कोई चोर चुरा सकता है, ना कोई राजा हर सकता है, और ना कोई भाई विरासत में बांट सकता है। इसलिए शिक्षा से बढ़कर ना कोई धन है, ना कोई पूंजी है। और इस बात को लेकर डॉक्टर अंबेडकर साहब बहुत ही ज्यादा भरोसा करते थे, विश्वास करते थे। इसीलिए पहला, अगर डॉक्टर अंबेडकर साहब के बारे में चर्चा की जाए तो उन्होंने शिक्षा की बात की, और उन लोगों के लिए ज्यादा शिक्षा की बात की जो अपवंचना के शिकार हैं। पढ़ाई के प्रति उनका अनुराग इस बात से आपको पता चलेगा
कि उनकी पर्सनल लाइब्रेरी में 35,000 से अधिक किताबें थी। कुछ लोग 50,000 से अधिक किताबें कहते हैं। लेकिन जब इंफॉर्मेशन और उनके समकालीन और उनकी खुद की बातों और धनंजय कीर जिन्हें जो इनकी बायोग्राफी लिखी उसको आधार बनाते हुए ये तो तय है कि 35,000 प्लस किताबें थी, जो उस समय दुनिया में किसी के पर्सनल लाइब्रेरी में सबसे ज्यादा किताबें रखने वाले व्यक्ति थे। और ये तो स्पष्ट है, ये आंकड़ा ये बताता है कि इतनी किताबों को रखने वाला व्यक्ति ये मान के चलता है कि किताबों से बढ़कर दोस्त, किताबों से बढ़कर संपत्ति कुछ और नहीं हो सकती। और अगर हम आज की चर्चा करें तो धीरे धीरे किताबें सिमटती जा रही हैं, किताबें कम होती जा रही हैं, क्योंकि पढ़ने का जो एक सेंस है वो कम होता जा रहा है, जो आकर्षण है वो कम होता जा रहा है। और सोशल मीडिया के युग में ये और प्रासंगिक है कि डॉक्टर अंबेडकर साहब ने क्यों लाइब्रेरी की बात की और क्यों पढ़ना बड़ी जरूरी है। अब हमारे घरों में शायद अलमारी का एक पार्ट किताबों के लिए रह गया है, और सोचिए 35,000 किताबों के लिए अंबेडकर साहब ने कितना बड़ा स्थान दिया होगा किताबों के लिए। और ये पढ़ने में इतने मग्न हो जाते थे, कहा जाता था कि कभी कभी 18 से 8 घंटे ये पढ़ा करते थे। एक और घटना है जिसे आपको जानना चाहिए कि ठान लिया तो क्या नहीं हो सकता। जब ये लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ रहे थे तो जिस कोर्स को कर रहे थे उसे पूरा करने में सामान्यतः 8 वर्ष लगते थे। लेकिन ये डॉक्टर अंबेडकर थे, ये भीमराव अंबेडकर थे, बाबा साहब थे। परंपराओं को मानने वाले कहां थे? हर चीज को, हर ट्रेडिशन को तोड़कर रख दिया। लकीर के फकीर नहीं बन के रहना था। और आपको आश्चर्य होगा, वो डिग्री इन्होंने 2 वर्ष 3 माह में, 2 ईयर एंड 3 मंथ में कंप्लीट कर दी। 8 साल की पढ़ाई 2 साल 3 महीने में पूरी कर ली। और लेकिन यह भी आपको पता होना चाहिए कि 8 साल अगर था और 2 साल 3 महीने में पूरा किया तो शायद 18 घंटे इन्होंने मेहनत की होगी। तो हार्ड वर्क और शिक्षा, ये 2 चीजों को लेकर डॉक्टर अंबेडकर साहब बहुत ही अपनी तरफ से निश्चित थे कि इन दोनों से ही सब कुछ बदला जा सकता है। किताबों के प्रति अनुराग, और ये साफ कहते थे कि अपनी किताबें किसी को देते नहीं थे। वो कहते थे जिसे भी पढ़ना है वो आकर मेरी लाइब्रेरी में पढ़े, मेरी लाइब्रेरी इसलिए खुली हुई है। मुझे याद आता है किताबों को लेकर जॉन एलिया का एक शेर है कि तुझे तमन्ना है मेरे कमरों को सजाने की, लेकिन मेरे कमरे में किताबों के सिवा कुछ भी नहीं। ये बात अंबेडकर साहब को जब मैं ये पढ़ रहा था तो ये शायरी याद आ रही थी, क्योंकि जब इतनी किताबें हैं तो घर में किताबों के सिवा क्या होगा। दूसरे नंबर पे अगर हम बात करें कि आखिर शिक्षा में डॉक्टर अंबेडकर की जीवनी से हम क्या सीख सकते हैं, तो एक बहुत बड़ा गुण है नेवर गिव अप, कभी हार ना मानना। शुरुआत से ही जिस तरह से उनका बचपन बीता, अस्पृश्य होने के कारण बहुत सारे अपशब्दों को सुनना पड़ा, अपवंचना का शिकार होना पड़ा, उसके बावजूद वो डॉक्टर अंबेडकर उन लोगों में से थे जो हार नहीं मानते थे। और उन्होंने ठान लिया कि इस चीज को बदलना है, और केवल अपने लिए नहीं, समाज के लिए, समाज के लिए बदलना है। और इस बात को लेकर वो बहुत ज्यादा धीरे धीरे एक निश्चित व्यवस्था, एक निश्चित प्रारूप की ओर बढ़ने लगे। तो जब उनके ऊपर इस तरह का हिंदू समाज और उसमें जाति का आरोप लगा, तो जाति के आरोपण में जब उन्होंने देखा और उनके मन में आने लगा क्या धर्म छोड़ दिया जाए, तो उन्होंने एक कंपैरेटिव स्टडी की। आपको आश्चर्य होगा यह जानकर
कि डॉक्टर अंबेडकर उन विद्वानों में से हैं जिन्होंने सभी धर्मों का एक कंपैरेटिव स्टडी किया। और जब इन्होंने देखा, चूंकि अमेरिका जब गए तो उन्होंने ईसाइयों में काले और गोरों का भेद देखा, इस्लाम में भी भेद देखा, पारसियों में भी जो उनकी स्टोरी थी उसमें से असमानता की बात आई, और हिंदू धर्म के अंदर जो ये गलत भावना थी इसके शिकार तो थे ही। इन सारी चीजों में ये मन बना चुके थे कि कहीं ना कहीं इसमें मुझे बदलाव लाना है। और 1935 में पहली बार डॉक्टर अंबेडकर साहब कहते हैं कि मैं हिंदू धर्म छोड़ूंगा। और लास्टली 1950 के दशक में 1956 की घटना है जब उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकारा। और बौद्ध धर्म स्वीकारते वक्त उन्होंने साफ कहा कि मैं हीनयान और महायान इन दोनों शाखाओं को स्वीकार नहीं रहा हूं, मैं नव्ययान बौद्ध को अपना रहा हूं। 22 दीक्षाएं दी और उसी के तहत बुद्धिज्म को अपनाया। और उन्होंने स्पष्ट कहा कि तर्कवाद, मानववाद और जो डेमोक्रेटाइजेशन है, लोकतांत्रिकरण है बौद्ध धर्म का, इससे मैं प्रभावित हूं, इसलिए मैंने बौद्ध धर्म अपनाया। यह एक बात मैं बहुत स्पष्ट कर दूं कि ये जो जाति प्रथा में अस्पृश्यता है, ये अगर हम पूरे इतिहास को एक बड़े संदर्भ में देखें तो मूल सनातन धर्म की पहचान नहीं रहा है। अगर हम वैदिक एरा तक की बात देखें तो सबको लगभग समान अधिकार थे और कर्म के आधार पर जाति निर्धारित होती थी। लेकिन जैसे जैसे हमारे ऊपर आक्रमण बढ़ते गए वैसे वैसे हमारा सामाजिक चिंतन बदला और उसी में कुछ स्मृतियों ने यह बदलाव लाया। और बदलाव लाया तो यह भी एक कड़वा सच है कि धीरे धीरे अछूत और अस्पृश्यता जैसे अमानवीय संबंध या अमानवीय बातों को लिखा जाने लगा। और मैं साफ कहता हूं कि वो सनातन, वो हिंदू वास्तव में हो ही नहीं सकता जो इस अछूत परंपरा को माने, जो इस अस्पृश्यता को माने। क्योंकि जो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की बात करता हो, जो पृथ्वी आकाश सबको एक तरह से श्रद्धा की दृष्टि से देखता हो, नमन करता हो, वो ऐसी बात नहीं कह सकता। ये थोड़ा इलॉजिकल दिखती है, लेकिन यह भी एक सत्य है कि हिंदू समाज में इसे अपनाया गया, और अपनाया गया तो इस पर चोट, इस पर प्रहार करना बड़ा जरूरी था। क्या पीड़ा झेली होगी सदियों से इस वर्ग ने। केवल आप इस कारण मुख्य धारा में शामिल नहीं हो सकते, आप पढ़ नहीं सकते, आप पब्लिक प्लेस पर बैठ नहीं सकते, आप पानी नहीं पी सकते, आप सफर पब्लिक ट्रांसपोर्ट में नहीं कर सकते, केवल इसलिए कि आप एक अमुक जाति में सो कॉल्ड अनटचेबल कास्ट में पैदा हुए हैं। सेम ऑनस अगर यह है तो इसमें कोई छुपाने की बात नहीं है कि हमें सनातन या हिंदू धर्म को शर्मानी चाहिए और इसे रेक्टिफाई करना बड़ा जरूरी है। इसे बदलाव, इसे हमेशा ट्रुथ एंड रिकॉन्सिलेशन के तहत हमें सॉरी बोलना चाहिए। और शायद अंबेडकर साहब की बातों, अंबेडकर साहब की जीवनी ने ये तो एहसास दिला ही दिया होगा कि यह बदलाव जरूरी है। अगर हम जब जात की बात करते हैं तो एक बड़ा स्पष्ट सी बात है कि जाति पर बहुत ज्यादा फोकस नहीं करना चाहिए। और इस बात पर मुझे डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर की वो बात याद आती है जब वो कर्ण के मुंह से कहलाते हैं कि जाति जाति रटते जिनकी पूंजी केवल पाखंड, मैं वीर क्या जानूं जाति, जाति है मेरे भुजदंड। मतलब ये केवल पाखंडी लोग हैं जो कास्ट, जाति जात की बात करते हैं। वीरों के लिए कास्ट नहीं है, उनके कर्म इंपॉर्टेंट है, उनका साहस इंपॉर्टेंट है, और अपने कर्म पे जो विश्वास करता है वो
जो बदलाव ला सकता है वो कोई और नहीं कर सकता। तो ये शिक्षा, ये एक बहुत बड़ा आप कहिए लर्निंग है डॉक्टर अंबेडकर साहब की जीवनी से। एक और बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं बताना चाहूंगा। आपने देखा होगा कि डॉक्टर अंबेडकर बाबा साहब की जहां भी मूर्तियां हैं वो नीले रंग का कोट पहनते थे, ब्लू कलर्स। और नीले रंग के कोट को पहनने के पीछे जब उनसे पूछा गया कि इसका निहितार्थ क्या है, तो उन्होंने कहा नीला रंग आकाश का होता है और आकाश सबके लिए समान है, इक्वल फॉर एवरीवन। और इसीलिए मैं चाहता हूं कि जो सबके लिए समान हो वैसी ही व्यवस्था चुनी जाए, और इसीलिए प्रतीक के रूप में मैंने नीला रंग चुना। तीसरी जो रुचिकर बात है, अगर डॉक्टर अंबेडकर साहब के बारे में चर्चा हो और संविधान निर्माण की चर्चा ना हो तो अधूरा रह जाएगा। हम सबको पता है कि फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्टर अंबेडकर साहब, जो आज जो भारत है और जिस रूप में भारत आया है, उसके पीछे की सबसे बड़ी धरोहर अगर है तो हमारा संविधान है। और इस संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन के रूप में डॉक्टर अंबेडकर साहब की भूमिका अविस्मरणीय है। लेकिन एक रोचक प्रसंग है कि शुरुआती दौर में पंडित नेहरू जी की जो प्रथम चॉइस थी वो जेनिंग्स साहब थे। उन्हें वो प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाना चाहते थे, लेकिन महात्मा गांधी, जिनसे इनके कई मामलों में मतभेद भी थे, और डॉक्टर अंबेडकर ने कई बार कहा था कि गांधी जी केवल धूल उड़ाते हैं, स्तर नहीं उठाते, और फिर भी एक विधिवेत्ता के रूप में गांधी जी के मन में डॉक्टर अंबेडकर के प्रति एक सकारात्मक भाव था, और उन्होंने कहा नहीं, आप डॉक्टर अंबेडकर को देखिए। और फिर डॉक्टर अंबेडकर प्रारूप समिति के चेयरमैन बनते हैं, और फिर जो हमारे सामने आता है एक ऐसा संविधान, दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान। लेकिन जब संविधान की चर्चाएं आती हैं तो कुछ ऐसे पहलू भी उभरते हैं जिनके बारे में संभवतः हम भिज्ञ ना हो। आपको आश्चर्य होगा, आज देश में जिस यूनिफॉर्म सिविल कोड की चर्चा हो रही है, समान नागरिक संहिता की, उस समान नागरिक संहिता पर डॉक्टर अंबेडकर साहब पॉजिटिव थे। वो चाहते थे कि निर्माण के दौरान ही यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो। विभिन्न परिस्थितियों के कारण, कुछ पॉलिटिकल कंपल्सन्स के कारण 75 साल बाद भी अभी हम आजादी के 75 साल कहें और संविधान का 72 साल ही कहें, अभी भी हमारे यहां यूसीसी लागू नहीं हो पाया, और अनुच्छेद 44 में हमने इसे नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के तहत रखा हुआ है। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर साहब का साफ तर्क था कि जब सिविलाइजेशन के रूप में हम समानता की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली ये जो सिविल लॉज हैं उसमें भी कॉमन कोड होना चाहिए, और खासकर महिलाओं के अधिकारों के लिए वो काफी फर्म थे कि यूसीसी होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली ये अभी भी लागू नहीं हो पाया। संविधान सभा की दूसरी बात जो आज के संदर्भ में प्रासंगिक दिखेगी और आपको आश्चर्य होगा, जब हमारा संविधान बना तो संविधान सभा में एक चर्चा चली कि सेकुलर, चूंकि हमारा संविधान बनते समय हमने कई देशों की संविधान को पढ़ा और उनसे अच्छी बातें ली, तो यूरोप में एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है सेकुलरिज्म। तो हुआ कि सेकुलर वर्ड लिया जाए कि नहीं, और आप सब जानते होंगे कि हमारे मूल संविधान की प्रियम्बल प्रस्तावना में सेकुलर शब्द नहीं था, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर साहब साफ कहते थे
कि जब हमने माइनॉरिटी शब्द लिया, अल्पसंख्यक, और आर्टिकल 25 से 30 तक हमने उनकी स्वतंत्रता, उनके मौलिक अधिकारों की बात कही, तो फिर दूसरी तरफ अगर सेकुलर शब्द भी ला रहे हैं तो दोनों में सीधा सीधा कॉन्ट्रडिक्शन है। एक तरफ आप धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष की बात कह रहे हैं, क्योंकि धर्मनिरपेक्ष तो वेस्टर्न नजरिए से बेहतर होगा, हमने तो पंथ निरपेक्षता 42वें संविधान संशोधन से अपनाई। लेकिन मूल जब संविधान बन रहा था और संविधान सभा में डिबेट में डॉक्टर अंबेडकर साहब ने कहा कि अगर हम पंथ निरपेक्ष एक जगह कहते हैं और फिर माइनॉरिटी की भी बात कहते हैं तो ये दोनों एक साथ लेना सही नहीं होगा। खैर, आने वाले घटनाक्रम में राजनीतिक परिस्थितियों में संविधान में संशोधन करके सेकुलर वर्ड भी, पंथ निरपेक्ष शब्द भी शामिल कर लिया गया। डॉक्टर अंबेडकर इसके हिमायती नहीं थे, यह हमें पता होना चाहिए, क्योंकि आजकल सेकुलर वर्ड पर बहुत चर्चा हो रही है और संसद में एक नेता ने यह भी कहा कि पिछले कुछ वर्षों में जिन दो शब्दों का सबसे ज्यादा मिसयूज हुआ है उसमें एक है सेकुलरिज्म और दूसरा है सोशलिज्म, समाजवाद और पंथ निरपेक्षता। तो इस पे हमारे जो संविधान निर्माता हैं उनका क्या विमर्श है यह भी हमें पता होना चाहिए। तो डॉक्टर अंबेडकर साहब इस हमारे संविधान के प्रियम्बल में सेकुलर शब्द को लाने के समर्थक नहीं थे। तीसरी एक और बात संविधान से ही, जब संविधान की 8वीं अनुसूची में राजभाषा की बात की जा रही थी कि कौन कौन सी भाषाएं शामिल की जाएं, तो आपको आश्चर्य होगा डॉक्टर अंबेडकर ने संस्कृत की वकालत की कि संस्कृत भी इसमें शामिल होना चाहिए। और एक बार तो ऐसा डिबेट हुआ संविधान सभा में जब लोग अचंभित रह गए जब देखे कि लाल बहादुर शास्त्री जी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच जो वार्ता हो रही है वो संस्कृत में हो रही है। क्योंकि शास्त्री जी संस्कृत बोल रहे हैं, ये अचंभा की बात नहीं थी, बनारस के रहने वाले थे, उनका सामाजिक और पारिवारिक जो ताना बाना था वो संस्कृत के इर्द गिर्द था, बोल सकते थे। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर की जो पकड़ थी व्याकरण पर, शब्दों पर संस्कृत के, उसे देखकर लोग अचंभित रह गए और सबने सोचा कि ये भी सोचते होंगे कि संस्कृत एक सामंती भाषा है, एक ब्राह्मणवादी भाषा है और उसने दलितों का इतना जो है शोषण किया है, तो उसके वो समर्थक नहीं होंगे। लेकिन भाषा को लेकर डॉक्टर अंबेडकर बहुत ही संवेदनशील थे और संस्कृत को वो एक बेहतर भाषा के रूप में देखते थे संविधान सभा के दौरान। क्योंकि हमें लगता है कि जो संविधान बना उसमें जितनी बातें रही वो उन लोगों ने उस संविधान सभा में जो हमारे विद्वान थे उनकी बातों को और खासकर डॉक्टर अंबेडकर साहब की सभी बातों को स्वीकारा गया। लेकिन हमें पता होना चाहिए कि कई बातों पर मतभेद था और उसी समय या बाद के दिनों में वो बातें भी शामिल हुई जिससे अंबेडकर साहब सहमत नहीं थे। और यही तो लोकतंत्र है। कुछ और बातें जो अंबेडकर साहब को महान बनाती हैं और हमें एक सीखने की प्रेरणा देती हैं, उसमें एक एपिसोड है, एक घटना है, बात है 1943 की। 1943 में वायसराय की काउंसिल में अंबेडकर साहब को शामिल किया जाता है और उन्हें लेबर मिनिस्टर, श्रम मंत्री का पद मिलता है। जब वो लेबर मिनिस्टर बने और उसके साथ साथ उन्हें पीडब्ल्यूडी मिनिस्ट्री का कार्यभार भी सौंपा जाता है। चूंकि बहुत सारे निर्माण कार्य जारी थे, कंस्ट्रक्शन वर्क जारी थे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, तो पीडब्ल्यूडी के पास काफी फंड था, काफी पैसा था। अगर आज की भाषा में देखें तो बहुत ही संपन्न और दुधारू विभाग था। जब इन्हें यह पद दिया गया तो एक कंस्ट्रक्शन कंपनी ने अंबेडकर साहब के बेटे यशवंत अंबेडकर को अप्रोच किया और कहा कि देखिए, उन्हें बताया कि हम सारे प्रोसेस को फॉलो करते हैं और अगर आप ये कॉन्ट्रैक्ट हमें दिला दें
तो हम आपको अपनी कंपनी में 25% से 50% तक का शेयर देंगे। क्या ऑफर था सोचिए, लगभग 50% की पार्टनरशिप एक बड़ी कंपनी में। अगर उस दौर में भी देखें तो जो कॉन्ट्रैक्ट था वो करोड़ों रुपए का था। यशवंत अंबेडकर जी अपने पिताजी के पास पहुंचे और उन्होंने ये बात रखी, तो डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि ये गद्दी मेरे और मेरे परिवार के लिए मैंने ये दायित्व नहीं लिया है, मुझे अपने समाज का भला करना है। और मुझे दुख है कि मेरे बेटे होने के बावजूद तुम इस ऑफर को न केवल सुना तुमने, बल्कि आप ये सोचकर आ गए कि मैं इस पे आपसे सहमति व्यक्त करूंगा। और कहा जाता है कि उनका बेटा जो बॉम्बे से दिल्ली आया था, इस मुलाकात और इस घटना से इतने आक्रोशित थे अंबेडकर जी कि उन्हें पानी तक नहीं पूछा गया घर में, और वो खाली पेट रहना पड़ा यशवंत अंबेडकर को। ये इंटीग्रिटी, ये सत्यनिष्ठा है। आज जिस तरह राजनीति में भ्रष्टाचार है, जिस तरह राजनीति केवल लाभ और स्वार्थ के लिए है, अगर डॉक्टर अंबेडकर के इस नैतिक बल से प्रेरणा लें हमारे नेतृत्वकर्ता, तो बहुत कुछ बदला जा सकता है। डॉक्टर अंबेडकर इतिहास को लेकर भी बहुत सकारात्मक थे, और उन्होंने दो बातें बड़ी साफ कही इतिहास और कहें भारत राष्ट्र के लिए। सबसे पहले उन्होंने कहा कि जो अपना अतीत नहीं जानते वो कभी इतिहास नहीं बना सकते, इसलिए हमें अपने अतीत को जानना चाहिए, लर्निंग फ्रॉम द पास्ट। और उस आधार पर जैसा इतिहास का सबक है कि इतिहास की गलतियों से सीखिए, सबक लीजिए और आगे बढ़िए। जो गलती से नहीं सीखता, जो गलतियों को दोहराता रहता है, वो फेल होता है। लेकिन जो गलतियों से सीखता है, जो इतिहास की बात, अतीत की बात जानता है, सकारात्मकता को लेकर चलता है, निगेटिविटी को हटाता है, वो जरूर अच्छा करता है। और राष्ट्र के बारे में उनका बहुत साफ कहना था कि हम सब प्रथम और अंतिम रूप से भारतीय हैं। यहां बड़ा स्पष्ट कह दिया उन्होंने कि किसी और चीज से हमें मतलब नहीं है, हमारा पहला और अंतिम जो पक्ष है वो ये कि हम भारतीय हैं। आपको आश्चर्य होगा, जब भारत का विभाजन हो रहा था और धर्म के आधार पर जब पाकिस्तान बन रहा था, तो गांधी और नेहरू के व्यू से डॉक्टर अंबेडकर का व्यू अलग था। उन्होंने कहा जब ये बंटवारा हो रहा है तो मेरा मानना है कि मुसलमान जो धर्म के आधार पर बना रहे हैं, सारे मुसलमान पाकिस्तान जाएं और वहां जो हिंदू हैं पाकिस्तान में वो यहां आए। मेरा पक्ष बड़ा स्पष्ट है, डॉक्टर साहब का कहना था। क्योंकि उन्होंने एक बात तो बड़ी स्पष्ट देखी थी कि दलित और अस्पृश्यों को लेकर जो इस्लाम में स्थान होना चाहिए, आदर होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए, वो अपने अनुभव में उन्होंने इसे मिसिंग पाया था। जो एक उदाहरण मैंने आपको पहले भी बताया था, जो उन्होंने वेटिंग फॉर वीजा में लिखा है। और आपको याद होगा कि जोगेंद्रनाथ मंडल, जो एक और बड़े दलित नेता थे, बंगाल से बिलोंग करते थे और हमारे शुरुआती कैबिनेट मिशन के बाद जो मंत्रिमंडल बना उसमें भी शामिल थे। और जब पाकिस्तान बनता है तो डॉक्टर अंबेडकर तो बड़े स्पष्ट थे भारत के बारे में, लेकिन मंडल को लगा कि शायद उनके साथ पाकिस्तान में ज्यादा न्याय होगा, सम्मान मिलेगा उनके वर्ग को। लेकिन 2 ही 3 वर्षों में मंडल साहब को लगने लगा कि वो गलत थे और डॉक्टर अंबेडकर सही थे। क्योंकि जो कड़वाहट के नाम पर राष्ट्र बना हो, जो घृणा के नाम पर राष्ट्र बना हो, वहां सम्मान की बात नहीं सोची जा सकती। और जोगेंद्रनाथ मंडल को ये रिपेंट, ये प्रायश्चित करना पड़ा। तो यहां पर भी अगर हम प्रैक्टिकल और ये देखें कि यथार्थवादी, रियलिस्टिक कौन था, तो डॉक्टर अंबेडकर साहब ज्यादा रियलिस्टिक थे। राष्ट्र निर्माण को लेकर, भारत को लेकर डॉक्टर अंबेडकर बड़े स्पष्ट थे कि हमें एक मजबूत और आधुनिक भारत बनाना है जहां समानता हो हर तरह की।
जहां भेदभाव कम से कम जातीय स्तर पर ना हो। एक जो और बात आती है, क्योंकि जो आदमी इतनी किताबें पढ़ा, आप सोचिए कितनी सारी इन्होंने भी किताबें लिखी, कितने पेपर निकाले, चाहे वो प्रबुद्ध भारत हो, और एक अच्छी किताब है इनकी एनिहिलेशन ऑफ कास्ट और हु वेर शूद्राज। और जब इन्होंने हु वेर शूद्राज की बात की तो एक बात उसमें बड़ी साफ है कि जो विमर्श अंग्रेजों ने आर्य द्रविड़ और जो एक स्ट्रगल पैदा करने की कोशिश की अंग्रेजी लेखकों ने, डॉक्टर अंबेडकर साहब ने साफ मना कर दिया कि आर्यन के दौर में इन शूद्रों का, जिनकी बात आधुनिक युग में हो रही, इससे कोई लेना देना नहीं है। और उन्होंने तो यहां तक कह दिया आर्य विदेशी थे या बाहर से आए थे, ये सब छोड़िए। अब जो भारत है, जो हम यहां के निवासी हैं, हम सब मिलकर प्रयास करें कि कैसे एक बेहतर, आधुनिक और विकसित भारत बन सकता है। तो ये बातें जो सामान्यतः जब हम कहते हैं और जिस तरह की एक डिस्कोर्स, एक चर्चा चलती है, उसमें यही लगता है कि डॉक्टर अंबेडकर साहब ने उस समय जो आर्य इन्वेजन था उस पर आर्यों को लेकर कोई, आप कहिए कि बड़ी रूढ़िवादी बात कही होगी। जी नहीं, डॉक्टर साहब उतने ही प्रोग्रेसिव थे, क्योंकि उन्हें पता है इंडिया इन मेकिंग, भारत राष्ट्र निर्माण के दौर से गुजर रहा था, और राष्ट्र निर्माण के दौर से अगर गुजर रहा है तो उन गलत बातों को लेकर चलने से नींव कमजोर होती, और एक सशक्त भारत तभी बन सकता था जब हम इन चीजों को भुलाकर चलें, जब हम मिथ्या बातों को हटाकर चलें। तो ये बात खुद डॉक्टर अंबेडकर ने लिखी कि मेरे हिसाब से जो शूद्राज वाली बात है वो आर्य परंपरा से जोड़कर मत देखिए, और साथ ही साथ ये कहा कि वो बाहरी थे या नहीं थे इसको छोड़िए, अब हम सब भारतीय हैं, मिलकर काम करते हैं। क्योंकि भारत की सबसे बड़ी जो दिक्कत रही, हम बार बार जो विदेशियों का शिकार हुए, बार बार जिस तरह हमें कष्ट सहने पड़े, उसका सबसे बड़ा कारण था कि हिंदू समाज एक नहीं था। और जब एक नहीं होगा तो ऑब्वियसली इसका फायदा दूसरे लोग, विरोधी लोग उठाएंगे, आक्रांता उठाएंगे। मैं अभी आ रहा था तो एक फेसबुक पे छोटा सा कमेंट देखा कि एक टीचर अपने स्टूडेंट से पूछता है कि एकता क्या होती है, बता सकते हो? तो उस बच्चे ने जवाब दिया, सर सॉरी सर, मैं नहीं बता सकता, मैं तो हिंदू हूं। कितना बड़ा व्यंग था, क्योंकि इस समाज की खामियां जिस तरह भी आई हों, जैसे जैसे समाज विकसित हुआ, हम वैदिक काल से और आज 21वीं सदी में देखें तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि एक फेज ऐसा रहा है जहां समाज का स्ट्रेटिफिकेशन इस तरह से किया गया, जन्म के आधार पर, जाति के आधार पर, जो हमारा समाज बट गया। और कितना बड़ा व्यंग ये था कि सर एकता क्या होती है मैं नहीं जानता, क्योंकि मैं हिंदू हूं। ये तमाचा है हम सबके लिए, और इसे जवाब देना चाहिए। और इसे अगर जवाब देना चाहिए तो डॉक्टर अंबेडकर साहब को याद किए बगैर ये नहीं दिया जा सकता। तो बहुत सी ऐसी बातें हैं डॉक्टर अंबेडकर साहब के बारे में जो सामान्यतः किताबों में, जो हमारी पाठ्यक्रम है उसमें नहीं है। बहुत सारे ऐसे रोचक प्रसंग हैं, बहुत से ऐसी बातें हैं जो हमें पता होनी चाहिए, लेकिन बिखरी हुई हैं, हमें एक जगह उनके बारे में ये विमर्श नहीं मिलते। इसलिए इस मन की बात के द्वारा मैं आपको एक ऐसे व्यक्तित्व से रूबरू कराने का प्रयास कर रहा हूं कि देखिए कितने रंग थे, और जो हार ना माने, जो अपने संकल्प पर अडिग रहे, और जो बदलाव का बहुत बड़ा फलक पैदा कर दे, वो है डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर। नमस्कार।